वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब एंड वाले जो पहले पोर्शन के दो तीन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जरा बात हो जाए। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की एक सिंपल सी जो है वो आप लोगों ने डिटेल याद रखनी है कि अगर डिफ्लेक्शन करवानी पड़े इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसी होती है, थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके हो गया। सुनाओ, अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन्स रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, सब जानते हैं, व्हेन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्रोटॉन बीम अगर डिफ्लेक्ट होगी तो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगी जो इंडिकेट करेगी जनाब दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट जो कि इंडिकेट करेंगे दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। एक तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में भी डिफ्लेक्शन है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ। ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव। पेपर में सवाल क्या आएगा, आपसे कहेगा ए बी सी और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाए। स्पॉट ए किसका होगा, स्पॉट बी किसका होगा और स्पॉट सी किसका होगा, तो आपको जज करना होगा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में। बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में बच्चा गलती करता है, ये पॉजिटिव उसने छोटा सा और नेगेटिव भी उसने छोटा सा लिखा होता है। ये है इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि बीम ऑफ पार्टिकल्स आए तो आपको पता, कोई आपसे कहे कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, बीटा पार्टिकल आ जाए, गैमा रेज आ जाए, फिर वही बात, गैमा रेज बिल्कुल सीधी जा रही होंगी, अल्फा पार्टिकल्स जो है ये ऊपर को बेंड हो रहे होंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे को बेंड होना चाहिए, ठीक है। बीटा पार्टिकल को ऊपर को बेंड करवा देते हैं, अल्फा पार्टिकल को नीचे को बेंड करवा देते हैं, ठीक है। तो इट ऑल अबाउट द चार्ज। तो चार्ज के हवाले से ये सारा पेपर में आने वाला सवाल था। एनी हाउ, अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सीन भी। ये देखो, ये आप लोगों के सामने इस वक्त इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाइड है। सबसे पहले ये वही जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है जो थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। कैथोड से निकली कैथोड रेज और ट्रेवल की, बेटा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों अगर ऑफ है तो कैथोड रेज अनडिफ्लेक्टेड होंगी और सीधी पॉइंट बी पर हिट करेंगी। ये भी पेपर में आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द स्पॉटिंग पोजीशन ऑफ कैथोड रेज। तो ये आ गया बी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके। अब इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगी तो ऑफ कोर्स ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है अगर, तो ऑफ कोर्स ये जाएगी स्पॉट ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देता हूं और मैग्नेटिक फील्ड ऑन करता हूं, ये मुझसे लाइव सेशन में भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है। मैंने कहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग जो है वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट कर लेगी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पॉट सी पर आएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन पर आएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन पर 1 लिख दिया मैंने, ऑन पर आपको मिलेगा सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पर मिलेगा आप लोगों को ए पॉइंट, दोनों ऑफ पर आपको मिलेगा बी पॉइंट। अब जे साहब ने क्या किया था, जे साहब ने इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट किया कि फिक्स किया और एक फार्मूला लगाया जो कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किताबों में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एंट्रेंस पढ़ाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके थ्रू इसने E/m वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.758810⁻11 कूलम पर kg। तो ये आप लोगों को ए बी सी पॉइंट्स भी पेपर में जो है वो इसी हवाले से जो है वो दिए जा सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। ये अगेन वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं कैथोड रेज की, तो आप लोगों को मैंने बता दी। तो बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लें तो ये ए बी सी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मैं दोबारा से बता दूँ, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होने पर आपको ए पॉइंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करके मैग्नेटिक फील्ड ऑन होने पर आपको सी मिलेगा, दोनों ऑफ करने पर बी मिलेगा और दोनों की एडजस्टमेंट करके आपसे देखो एमसीक्यू आए E/m वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन विच स्पॉट इन E/m वैल्यू कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। जब दोबारा से कैथोड रेज बी स्पॉट को हिट करती हैं
तो तब जाकर उनका E/m वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ की मदद से होता है। ये बात तो आप लोगों को मैंने सिखा दी और बड़े अच्छे तरीके से सिखा दी। इसको अच्छे तरीके से समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सीखने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट अब हम चलते हैं बड़े आराम और सुकून के साथ, जो कि हमारा एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट है, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर ये जो है वो लेक्चर आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा, और कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ओके बेटा, देखिएगा, जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का। उस वक्त तक ये पता नहीं चल रहा था कि कितने और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो उसने वो, अब आप लोगों ने देखें, एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं है, उसने बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा रेस को हिट करवाया और उसके अंदर से जो है वो कार्बन का एक जो है वो आइसोटोप निकला, साथ में एक ऐसा पार्टिकल निकला कि मैस डिटेक्टर ने तो डिफ्लेक्शन शो की, लेकिन चार्ज डिटेक्टर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। सारा आपकी बुक का एक्सपेरिमेंट है, मैंने बताना है UHS में क्या क्वेश्चन है। आर यू रेडी? यस। अब आप लोगों ने याद रखना, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है X, उसमें Z जो है वो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होता है। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन नंबर को इलेक्ट्रॉन नंबर के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। इन केस ऑफ अ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, बट एक्चुअली Z जो है वो एटॉमिक नंबर को कहा जाता है। ए मास नंबर होता है, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। अब इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी याद रख लीजिएगा। अब आपने जब वो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके अंदर ये पढ़ा था, देखो ना यहाँ पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एज सच मैं डायरेक्टली नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है पेपर के अंदर। अब अगर एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो, ये पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, को 3 पार्टिकल्स मिलेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। याद रख लीजिएगा ये, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ए न्यूट्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। जब भी कहीं इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई हो कि वो ठीक है या नहीं है, उसको याद रख लेना। प्रोटॉन को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नीचे +1 और ऊपर सिंपल 1, ये प्रोटॉन की रिप्रेजेंटेशन है। नीचे -1 और ऊपर 0, ये याद रख लीजिएगा, यानी कि मैथ्स नंबर में कोई चेंज नहीं है लाने वाला। न्यूट्रिनो का नीचे भी 0, ऊपर भी 0, और न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अलबत्ता मास नंबर में कंट्रीब्यूशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन का -1 इंडिकेट करता है सॉरी, कि जब एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल निकलेगा तो प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो भी अभी आप लोगों को सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ सारे के सारे पॉइंट्स। Just you have to be very vigilant. तो काइंडली वॉच इट। पेपर में एक दफा एक सवाल आया था, न्यूट्रिनो का मैस बताएं कि क्या है। न्यूट्रिनो का मैस किसी को नहीं पता, लेकिन न्यूट्रॉन का मैस पता है, 1.0087 AMU। प्रोटॉन का मैस पता है 1.0073 AMU। इलेक्ट्रॉन का मैस भी हमने देखा था 5.4858 10⁻⁻⁴ AMU। अब क्या यहां से न्यूट्रिनो का मैस नहीं कैलकुलेट हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा। इन दोनों को टोटल कर देते हैं, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे पास ये बनता है 1.0078 AMU। मुझे इसका मैस चाहिए, ठीक है जी। इन तीनों का मैस प्लस होके किसके मैस के बराबर है? न्यूट्रॉन के मैस के बराबर है। तो तीनों में से एक मिसिंग है, तो इन दो को मैंने प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे मैस ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, जो मैं बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये इधर वाला प्लस इधर जाके माइनस कर देता हूँ, तो 1.0087 में से माइनस कर रहा हूँ 1.0078, तो ये मेरे पास आता है 0.0009 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 0009, ये बिल्कुल, ये याद रख लीजिएगा। 0.0009 AMU किसका जनाबे वाली मैस है? ऑफ कोर्स ये मैस है न्यूट्रिनो का। उसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इन मैसेस के डिफरेंस, मैंने एक ज़्यादा जीरो तो नहीं लगा दिया यार, लेट मी चेक इट यार, नहीं बिल्कुल ठीक है यार, मेरा भी मैथ आप लोगों पे चला गया, क्या हो गया यार। एनीहो,
तो 0.009 AMU इज़ द मास ऑफ न्यूट्रिनो। ये मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है। मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, कह लो सर आप भी हमारे जैसे ही हैं। बिल्कुल जनाब, आप लोगों के साथ रह कि आप लोगों को जैसे ही होना है और कैसे होना है। एनी हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दी। अब जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो किसी भी स्पीशी में, तो याद रख लीजिएगा मैस नंबर में से आप लोग माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर। अब इसको n की बजाय आप z लिख सकते हैं और इसको m की बजाय आप a लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि a माइनस z करने पर, यहाँ पे लगा लिख देता हूँ, a माइनस z करने पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, किस तरह से इनको आगे एवेलुएट करना, आइए ज़रा इसको अब मैं आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ लेकर के जाऊं। लेकिन आप कहेंगे सर एक बात तो बता दीजिए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि न्यूट्रॉन के बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं अब आपको बताता हूँ। आपसे सवाल ये आएगा कि एक इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन में एक पार्टिकल मिसिंग होगा, आपने वो पार्टिकल आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि आप लोग अगर इसमें ये टोटल एटॉमिक नंबर और मास नंबर को सम करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए। करके देख लेते। मास नंबर 1 0 0 कितना बन गया 1, प्लस 1 माइनस 1 0, प्लस 1 माइनस 1 0, क्या बन गया 0। ठीक है बेटा, इधर आगे देखते हैं। बिल्कुल जी ऊपर मैथ्स नंबर 1 है, एग्जैक्टली है, और यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है। तो ये तो एक आप लोगों के सामने थोड़ी सी सूरत हाल मैंने बता दी कि ये एटॉमिक नंबर्स और मैथ्स नंबर्स के सम जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये बात अब आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लो, तय कर लो इसको। अब आगे हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि हम लोग अब पढ़ने लगे हैं कैलकुलेशन ऑफ या डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। कुछ रूल्स हैं वो आपको बता दूं, फिर प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। फॉर एन एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल एटम्स, एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर को देखता हूँ तो इसके एटॉमिक नंबर 11 है, तो मुझे कह देना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आ न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये अब आप लोगों ने बात ध्यान में रख लेनी है। मास नंबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। क्या मतलब एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि ए जो है उसको मैं p प्लस एन लिख सकता हूँ, ए को p प्लस एन लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने हो तो मास नंबर ए में से एटॉमिक नंबर z माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को चंद एक छोटी छोटी बातें बतानी थी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो मैं कह सकता हूँ कि z इज इक्वल टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा ये किस केस में पॉसिबल है, ये है इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। वेयर इज द न्यूट्रल एटम, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ न्यूट्रल एटम। ओके, तो ये न्यूट्रल एटम के लिए ऊपर केस एप्लीकेबल है। अब ये अब आप लोगों ने भूलना नहीं है कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस z। ये है एक न्यूट्रल एटम का केस। अब इसमें दूसरी स्पीशी क्या हो सकती है, कैटाइंस या एनाइंस। तो थोड़ा सा कैटाइंस और एनाइंस की तरफ भी चले जाते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। सोडियम की एग्जांपल दी थी, एटॉमिक नंबर अगर 11 था तो प्रोटॉन्स भी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। मास नंबर अगर 23 है तो अगर आप लोग इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टोटल करें तो वो 23 बनते हैं। और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करना, 23 में से 11 को सबट्रैक्ट किया तो आया 12। तो ये 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, बच्चे वाली बातें हैं। तो अब अगर 23 के अंदर 11 अगर प्रोटॉन्स हैं तो बाकी 12 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। टोटल सम किसके होगा 23। पेपर में क्या सवाल आएगा, कभी 11 मिसिंग तो कभी 12 मिसिंग तो कभी 23 मिसिंग तो कभी 11 मिसिंग। तो इस तरह से
कुछ चीज़ें मिस करके आपको देगा। कैसे मिस करके देगा ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का कंपोजिशन पूछा गया है। अब आपको असल बात बताने का वक्त आया है। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं याद रख लीजिएगा। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। छोटी सी कैलकुलेशन भी तो साथ हो जाए। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। जरा हीलियम के न्यूक्लियस में जाकर के देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 है। आए जरा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स लिखने होंगे 2, एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 4 - 2 = 2, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, तो वो भी मैंने लिख दी। बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कोई कंसर्न नहीं। अल्फा पार्टिकल को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो याद रखिएगा He लिखकर उसके ऊपर +2 लिखा जाता है। कोई भी आपसे पूछ ले अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंटेशन, तो आपने कहना है He +2 हीलियम न्यूक्लियस। क्यों? वाई? अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है? बता दूं, रियली बता दूं तो सुन लो। अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस कहने की वजह, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम E/m वैल्यू। दोनों की E/m वैल्यू क्या है? सेम है। कोई आपसे कहे कि H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन कहा था, तो किसकी बेस पर कहा था? E/m वैल्यू की बेस पर कहा था। तो अगर H+ आयन को मैं प्रोटॉन कह रहा हूं तो उसकी भी वजह E/m वैल्यू सेम होगी। अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस कहने की वजह भी इनकी सेम E/m वैल्यू है। क्या मतलब? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जस्ट इक्वल टू द चार्ज एंड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? बेटा हीलियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? कोई मुझे बताओ। इस न्यूक्लियस पर गौर से देखो तो कितना चार्ज दिख रहा है? +2 प्रोटॉन्स की वजह से। मास टोटल कितना बन रहा है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मिला ले तो कितना? 4। तो यूं समझ लो ये +2/4 ही चार्ज और मास अल्फा पार्टिकल का है, यही +2/4 ही चार्ज एंड मास किसका है? हीलियम न्यूक्लियस का है। तो दोनों का अगर चार्ज और मास बराबर है, दोनों की E/m वैल्यू बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। आप कैसे इसको भी प्रूव कर दें, प्रोटॉन और H+ आयन। बच्चे से पूछे H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? बच्चे कहते हैं सर एक मिनट, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है, कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे निकलेगा, लो जी निकाल के पीछे एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इसको प्रोटॉन कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। छोटी क्लासेस में इस तरह के जवाब देते हुए बंदा अच्छा भी लगता है। एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, शर्म करो कुछ। आपने आइंदा के बाद कहना है कि H+ आयन और प्रोटॉन की E/m वैल्यू क्या है? सेम प्रूव करूं। कितना चार्ज दिख रहा है हाइड्रोजन पर? +1। प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होता है? यूनिट पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। मास कितना है? 1.008 AMU। और प्रोटॉन का भी मैस हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा 1.0073 AMU। तो दोनों का E/m वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है। सो दैट्स वाई H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है, दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है, दैट्स वाई कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लॉक दिस कॉन्सेप्ट विद योर पीपल। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कहेंगे सर क्वेश्चन हल हो चुका है। ऑप्शन में प्रोटॉन 2 होने चाहिए, न्यूट्रॉन 2 होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। असल ऑप्शन ये ईटा ऑप्शन थी। एक एक करके लाएं, ये एक्चुअली ईटा ऑप्शन थी जो कि आप लोगों को मैंने दिखाई नहीं, छुपा दी। और ये आगे हीलियम की सारी कैलकुलेशन आपको बता दी 2-4 के हिसाब से जो मैं यहाँ पे कर रहा था। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस क्वेश्चन। आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेबल। ये टेबल मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये टेबल आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। इस टेबल की अब शेयरिंग आपके साथ जो मैं दोबारा करने लगा हूँ उसको बड़े तसल्ली से, डिटेल से समझना है आप लोगों ने। आइसोटोप्स को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखो आइसोटोप्स में प्रोटॉन नंबर सेम, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट और एग्जाम्पल्स। ये बात मैंने पहले भी बताई है, दोबारा भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स उठा लेता हूँ और मजीद ले आता हूँ। अगर मैं आप लोगों के सामने ये 2 आइसोटोप्स लेता हूँ, क्लोरीन का 35 और 37 वाला,
अब आप यूँ समझ लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की आपकी प्रैक्टिस करवाने लगा। आप लोग अगर देखें दोनों में एटॉमिक नंबर 17 सेम है तो इसका मतलब है प्रोटॉन सेम होंगे। ओके, ये बात समझ आ गई। उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो गए क्योंकि आइसोटोप्स डिफरेंट ही न्यूट्रॉन नंबर से होते हैं। कैलकुलेट करके देख लो, ये देखो 35 में से 17 डिडक्ट करना है आप लोगों ने। 35 में से 17 डिडक्ट करना है तो क्या बनता है जनाबे वाली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। 37 में से 17 डिडक्ट करूँ तो ये कितना आ गया मेरे पास 20, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर प्रोटॉन नंबर सेम है और ये दोनों न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा सेम। ये भी बात वेरीफाई होगी, ये भी वेरीफाई होगी। न्यूक्लियॉन नंबर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इनका मास नंबर आइसोटोप्स का हमेशा क्या होता है डिफरेंट होता है, तो ये बात भी वेरीफाइड है। ये आइसोटोप्स की बात थी, आ गई आइसोबार्स। मैंने लिखा आइसोबार्स में प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट है और न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो सेम है। इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। ये लिखे हुए आइसोबार्स, दे आर हैविंग सेम मास नंबर। ओके, अब आइए जरा देखते हैं कि इनका प्रोटॉन नंबर कैसा डिफरेंट है। ये देखें, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स मास प्रोटॉन नंबर जो है वो डिफरेंट हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर है न्यूट्रॉन नंबर, कैलकुलेट कर लो। 14 माइनस 6 7, 14 माइनस 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 14 माइनस 6। जब मैथ नंबर डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट हो ही जाएंगे। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, तो ये भी वेरीफाई हो गए, डिफरेंट हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे डिफरेंट है, जब शुरू में जब तुमने प्रोटॉन नंबर डिफरेंट लिख दिया तो याद रख लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं। मैंने बोला जब न्यूट्रल एटम हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी होंगे और मास नंबर सिर्फ इनका सेम होगा, जिसको हम न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, जो ऊपर आपको दोनों का 14 लिखा हुआ दिख रहा है। गॉट द पॉइंट, समझ आइए बात की। वेल, आगे चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तरफ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट स्पीशीज है। देखो 7, 8, 11, 12, कोई एतराज नहीं सर। न्यूट्रॉन नंबर सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे। अब देखो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डिफरेंट और आपने कर दिया प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा होता है, आपसे कोई कहे आइसोटोप्स आइसोबार में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं सेम होते हैं, तो आपने कहना सेम होते हैं। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, सेम नहीं होता है। सिर्फ अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर होंगे डिफरेंट तो प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये देखो 7, 8, 11 एंड 12। हाँ, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 7 में -3 चार्ज का मतलब है 3 आ गए तो 10 हो गए, 8 में 2 आ गए तो 10 हो गए, 11 में से 1 चला गया तो 10 हो गए, 12 में से 2 चले गए तो 10 होंगे। दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, सो आई मस्ट से इलेक्ट्रॉन नंबर सेम। बाकी इनके मास नंबर डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ। अगर मुझसे ये एग्जांपल आप दोबारा से सुनना या समझना चाहते हैं तो आइए मैं ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ। ये देखें, मेरे पास इस वक्त 2 स्पीशीज़ हैं, इनके हवाले से मैंने बात करनी है। एक है कैल्शियम और एक है आर्गॉन। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनको क्या क्या नेम दिया जाए। इन अभी तक मैंने कितनी टर्म्स पढ़ाई हैं आपको, 3 टर्म्स पढ़ाई हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बाकी टर्म्स पढ़ा के इकट्ठा समझा दूँ, ये सेम और डिफरेंट वाला क्या चक्कर है। ओके ठीक है, आइसोटोन्स भी सीख लो, फिर एग्जांपल्स की तरफ चलता हूँ। आइसोटोन्स क्या होते हैं, फट से एक चीज़ सेम रखते नहीं, क्या न्यूट्रॉन्स, और कुछ सेम हो या ना हो न्यूट्रॉन सेम होंगे। और सेम होगा क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या सेम है न्यूट्रॉन्स। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, आइसोटोन्स में ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ये टर्म है आइसोस्टर्स और ये ओनली मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल होती है। और इस तरह की ऑप्शन देकर कह सकते हैं इनमें से कौन से आइसोस्टर्स हैं कौन से नहीं है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ बराबर हो आपस में, वो आइसोस्टर्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजीन को आइसोस्टर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा, अभी आपके सामने प्रूव करता हूँ। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, ये 12 और ये 16।
6 and 8 कितने हो गए 14। और उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे इनके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हो तो 12 में से 6 निकलते हैं 6 और फिर ये 60 में से 8 निकलते हैं, तो इसके अंदर 14 प्रोटॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्या वाकई N2 में भी ऐसा आप करके देख लो। नाइट्रोजन का 7 और 14 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आप लोगों ने बस। 7 इन 2s आर 14 प्रोटॉन, 7 2s आर 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 में से 7 निकाल के 7 2s आर 14 न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ इक्वल है। ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को आइसोस्टर्स के वाले से। आप देखो ऑक्सीजन O2 में 8 ऑक्सीजन 8 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो 8 2s आर 16 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये 16 प्रोटॉन है। तो नाइट्रोजन में देखें 7 2s आर 14 एंड ये 4 हाइड्रोजन के मिला लें तो कितने हो गए 18। तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है या आइसोस्टर्स नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। समझ गए बात को। अब आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स में से पेपर में क्या सवाल आएगा, पेयर देगा कि एक से ज़्यादा स्पीशीज दे सकता है, कहेगा इनको किस कैटेगरी में शामिल करना है, इनको आइसोबार्स में शामिल करना है, आइसोटोन्स में शामिल करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में शामिल करना है, आइसो स्टर्स के अंदर। जो भी आपसे पेपर में सवाल आए वो इसी किस्म का क्वेश्चन होगा कि इनको किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो आइए जरा ये डिस्कशन हो जाए। अब आप लोगों के सामने ये 2 स्पीशीज है, कैल्शियम और आर्गन, और आप लोग मुझे बताने जा रहे हो इसको किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करूंगा। ओके, सबसे पहले देखें एटॉमिक नंबर 20 एंड 18। तो प्रोटॉन्स की बात करते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, न्यूट्रॉन की बात करता हूँ। आप कहेंगे सर कैल्शियम के अंदर इधर कैल्शियम +2 लिख देते हैं और इधर आर्गन लिख देते हैं 18 40 20 40। प्रोटॉन देखें, आपने कहा सर प्रोटॉन कैल्शियम में 20 है, इधर कितने हैं, आप कहेंगे सर इधर 18 है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, +2 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि 20 में से 2 डिडक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कैटाइंस का केस है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो इज इक्वल टू होंगे, याद रख लीजिएगा, Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर हो उसमें से पॉजिटिव चार्जेस को माइनस कर देना तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कितना एटॉमिक नंबर था 20, चार्ज कितना था +2, 20 में से 2 निकाल दो तो बाकी कितने रह गए 18। तो मैं लिख रहा हूँ 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। इट मीन्स दैट कि मैं इस पेयर को एक नाम दे सकता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, और भी तो देखें क्या नाम दिया जा सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा, और 2 नाम भी तो हो सकते हैं। न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना हो 40 माइनस 20, 40 से 20, इधर देखें तो 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22। इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो सिर्फ इसको क्या नाम दूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा व्हाट अबाउट मास नंबर्स, देयर प्रोटॉन्स नंबर के हवाले से अगर हम देखें और न्यूट्रॉन नंबर के हवाले से देखें तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 20 और 20 कितने हो गए 40, 18 और 22 कितने हो गए 40। इसका मतलब है इनके मास नंबर सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि इनको आइसोबार्स भी कहते हैं। देखो आप लोग गलती कर रहे थे, क्या आप इसको सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ये आइसोबार्स भी है, क्योंकि इनके मास नंबर्स क्या है सेम है। तो एक स्पीशी को एक से ज्यादा नाम भी दिया जा सकता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगला सवाल की तरफ चलो। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, इन दोनों पेयर्स को कौन कौन सा नाम दिया जाए। आपको पता है अब ये प्रूव हुआ है, ये जो पिछला था ये प्रूव हुआ है कि अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका मास नंबर सेम हो सकता है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट था। इनके मास नंबर सेम था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसोबार्स है। यानी कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पीशी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वो आइसोटोन्स भी हो सकती हैं और आइसोबार्स भी हो सकते हैं। मैं ये लिख दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आइसोटोन्स भी अवेलेबल हैं और आइसोबार्स भी अवेलेबल हैं। ये बात आपको ज़हन में रख लीजिएगा। लेकिन आइसोटोन्स में
आइसोबार्स नहीं हो सकते, आइसोबार्स में आइसोटोप्स नहीं हो सकते, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आइसोटोन्स भी हो सकते हैं, आइसोबार्स भी हो सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई। अब ये स्पीशी क्या थी, ये आइसोबार भी कहला रही थी और आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी कहला रही थी। आइए जरा इस एग्जाम्पल के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। अब आप लोगों ने इन दोनों स्पीशीज के देखने हैं क्या कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन का 8 फट से, और उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर 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 +2 है, जिसका मतलब है 2 निकल चुके हैं। तो इसमें जितना एटॉमिक नंबर है कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें से 2 डिडक्ट करने पड़ेंगे। भी फॉर्मूला मैंने बताया कि Z-2 कर दूं तो 6 आता है। तो 8 -2 करने पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दिया जाता है। तो ये आ गए 6 दोनों के इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के प्रोटॉन्स डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब है आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहला सकते हैं। बिल्कुल, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही हैं। अब ज़रा इनके न्यूट्रॉन नंबर चेक करते हैं। 14 - 6 8. What about this one? 16 - 8 8. Oh my God, they have same number of neutron. इसका मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसोटोन्स भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आइसोबार भी हो सकती है और आइसोटोन भी हो सकती है। कैसा क्लियर किया है ये कॉन्सेप्ट? अगर आप लोगों को बात समझ आई है, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी और एग्जांपल डिस्कस कर ले ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। ये रही बात आप लोगों के सामने। सोडियम पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। इन स्पीशीज को क्या कहूं, आइए जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पे सोडियम लिखना है, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है और यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिखना है। फटाफट छटाछट करके करना है प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। आप कहेंगे सर प्रोटॉन्स 11 एटॉमिक नंबर को देखकर मैंने फट से लिख दिए, इसके एटॉमिक नंबर को लेकर 8 लिख दिए। प्रोटॉन लिखना तो बहुत ही आसान होता है। इलेक्ट्रॉन में बस फिर चार्ज को देखना होता है। तो याद रख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो 11 - 1 करूं अगर मैं इसमें, तो मुझे मिलती है 10 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी आपको पता है कि ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं। इसमें 10, व्हाट अबाउट दिस वन, 8 में +2 करना पड़ेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा पॉजिटिव कैटाइंस के केस में, अब एनाइंस का फॉर्मूला भी पढ़ लो। एनाइंस के केस में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो बड़ा आसान है कि Z+ नेगेटिव चार्जेस, तो Z में नेगेटिव चार्जेस प्लस कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। कितना Z था, 8, नेगेटिव चार्ज 2 था, प्लस कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन्स। इधर 12 है, कैटाइन है, 2 माइनस करना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इन तीनों स्पीशीज को मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल दूं, बिल्कुल बोल दूं। इजाजत है बच्चों, इजाजत है सर। उसके बाद न्यूट्रॉन्स देखते हैं। 23 में से 11 12, 16 में से 8 8, 24 में से 12 12। तो न्यूट्रॉन इनके क्या हैं, डिफरेंट है। और इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, ना आइसोबार्स ना आइसोटोन्स। क्योंकि मैंने बोला आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आइसोबार्स और आइसोटोन्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। तो बेटे कैसा लगा आप लोगों को इस टेबल को एक्सप्लेन करना, जो मैंने हर एक एग्जांपल डिटेल में आप लोगों को बताई। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये छोटी सी स्टोरी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की। अब आगे इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजीद बढ़ा करके आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँ, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। और ये आप लोगों के साथ आइसोटोप्स और इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ इतनी रहे कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आए। अब अगली वीडियो में और बड़े मजे मजे के कॉन्सेप्ट इस तरह के कि अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई हो उसमें मिसिंग पार्टिकल को कैसे ढूंढना है, आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।